नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। ईडी ने अरेस्ट कर लिया है अरविंद केजरीवाल साहब को, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, और बहुत बड़ी खबर इस समय आई है। पर हमें यूपीएससी से देखते हैं क्या तालमेल बैठता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट रूल्स, व्हाट सेक्शंस। क्या ये जेल के अंदर से भी सीएम बने रह सकते हैं? आइए देखने की कोशिश करते हैं और समझिएगा। ऑलरेडी दो चेहरे आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया साहब और हमारे जैन साहब भी अभी पीछे ही हैं जेल कर। अब जेल के पीछे होने का क्या मतलब होता है? क्या कन्विक्शन हो चुका है? ऑफ कोर्स नॉट। पर अभी भी जेल में चल रहे हैं, चार्जशीट दायर की जा चुकी है और सबके मन में एक ही विचार आ रहा है इस समय, अच्छी बात नहीं है ये। और ये प्रवर्तन निदेशालय या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब अरेस्ट किया है, बहुत सारे समन्स भेजने के बाद अरेस्ट किया है। समझना ये है कि क्या सारे ही, अगर आप देखिए अपने एमपीज या एमएलएस या प्रेसिडेंट गवर्नर, तो क्या किसी के लिए कोई इम्यूनिटी है हमारे इस संविधान में? बिल्कुल हाँ। अगर आप प्रेसिडेंट और गवर्नर दो लोगों को देखें तो आर्टिकल 361 के तहत, जी हाँ, आर्टिकल 361 के तहत इनको इम्यूनिटी मिली हुई है, क्रिमिनल और सिविल ऑफेंस दोनों के खिलाफ। पर इनको ये अपने कार्यकाल में कभी अरेस्ट नहीं हो सकते हैं, पर सिविल केसेस इनके खिलाफ दायर किए जा सकते हैं, फाइल किए जा सकते हैं, बट दे शुड हैव बीन सर्व्ड 2 months ऑफ नोटिस। आर्टिकल 361 इम्यूनिटी तो देता है। अब कैसा लगेगा कि देश का जो प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति है या गवर्नर है राज्य का, वो अरेस्ट होता दिखे, क्रिमिनल ऑफेंस में उसका नाम है, तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए संविधान ने एक प्रोटेक्शन दिया कि आर्टिकल 361 गिव्स यू इम्यूनिटी और प्रेसिडेंट और गवर्नर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता उसके कार्यकाल के दौरान। मतलब अगर वो कार्यकाल समाप्त हो जाए या समाप्त कर दिया जाए, या हो सकता है हटा दिया जाए, इंपीचमेंट कर दिया जाए, तो अरेस्ट किया जा सकता है। पर सिविल केसेस चालू हो सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, पर 2 महीने का आपको एडवांस नोटिस सर्व करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, तभी सिविल केसेस भी फाइल कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी तो रही प्रेसिडेंट और गवर्नर की, तो क्या ये इम्यूनिटी मिनिस्टर्स को भी दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो, कहीं का भी, they do not have any immunity. There is no immunity for them. But a very important thing, we have got section 133 of the Civil Procedure Code of 1908, according to which they might be exempted from personally appearing before a court. तो वो अपने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, उनका खुद का हाजिर होना ये बाध्यता उन पे नहीं है, पर उनको कोई इम्यूनिटी नहीं है अरेस्ट से। इम्यूनिटी अगर होती तो इनको अरेस्ट नहीं किया जाता अभी तक। पर पीएम हो या सीएम हो, किसी भी राज्य के या कोई भी मिनिस्टर हो, उनको कोई इम्यूनिटी नहीं होती है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। क्या अरेस्ट हो जाने का मतलब है कि मैं अब सीएम नहीं हूं? क्या अरेस्ट हो जाने का मतलब है कि मैंने मिनिस्टरशिप छीन ली जा चुकी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो लॉ स्टेट्स दैट if you are convicted and you are a chief minister or if you are a minister, you do not stop from behaving a minister. आप अभी भी मिनिस्टर हैं, बस फर्क इतना है कि अब आप सलाखों के पीछे हैं, पर फिर भी आप मिनिस्टर होंगे। और यही बात ये बोल रहे हैं, नो लॉ कैन स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग सीएम। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये सलाखों के पीछे है, मतलब जेल में है। अब सीएम का आए दिन अगर आप देखें तो रोज ही काम ही है, कुछ ना कुछ तो साइन कर ही रहे होंगे, शायद दिन में वो 100 से 150 साइन करते होंगे या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात करते होंगे। अब अगर वो जेल के पीछे हैं तो बार बार क्या जेल अथॉरिटी परमिशन देगी उनसे मिलने का? स्वाभाविक सी बात है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ना वो डिस्कशन में पार्ट ले पाएंगे। अगर कोई अलग से ही सुविधा कर दे कोर्ट तो अलग बात है कि इनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत ये पॉलिसी डिसीजन में पार्ट ले सके, पर ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। तो लॉजिस्टिकली ये इम्प्रैक्टिकल लगता है कि सलाखों के पीछे जाकर कोई चीफ मिनिस्टर बन के रह सके या वहां पे सारे डिसीजन ले सके। हालांकि यहाँ पे एक पॉइंट ये है, इनके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं था, इन्होंने सारा पोर्टफोलियो बांट रखा था अपने लोगों में ही। पर फिर भी सीएम and aided the CM, this is going to be headed by your this is going to head your cabinet minister to aid the governor, and यही आपका नेशनल लेवल पे पीएम is heading the cabinet ministers or the council of ministers and they are going to aid the president. पर अगर सीएम ही नहीं है तो वो हेड किसको कर रहा है, सवाल ये उठता है। आप जेल के पीछे हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, पर वो डिसीजन कितने समय का और कितने बार का होगा और कितने टाइम लगेगा उसमें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। ऑल्दो वी डोंट हैव एनी लॉ दैट स्टॉप्स हिम फ्रॉम बीइंग अ सीएम राइट नाउ, क्योंकि लॉ बहुत क्लियर है दो चीजों पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 अगर आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस लिखे हुए हैं, अच्छे खासे डिस्क्वालिफिकेशंस लिखे हुए हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी में कुछ परसेंटेज ऑफ डायरेक्टरशिप रखते हैं, या फिर आपको 2 साल से ऊपर की सजा हो जाए, द 2 years एंड above of your disqualification or of your conviction, if it is happening, you can be disqualified.
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ प्रोसेसेस हैं, जिसमें अगर 2 साल से ऊपर का कन्विक्शन होता है, तो आप ऑटोमैटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कंपल्सरी है कि कन्विक्शन चाहिए। अगर कन्विक्शन नहीं है, आप बस जेल के पीछे हैं, दैट इज़ नॉट कन्विक्शन। सो जेल में जाना इज़ नॉट इक्वल टू यू नॉट बिकमिंग सीएम और यू आर नॉट अ सीएम नाउ। आप सीएम हैं, बिल्कुल हैं, पर आप जेल के पीछे हैं, ये सच्चाई है। अब डिस्क्वालिफिकेशन आपका कैसे हो रहा है? या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। अब ये पास कहाँ पे होगा? असेंबली में हो सकता है, और अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में, या पार्लियामेंट की बात करेंगे तो लोकसभा में हो सकता है। तो या तो आप मेजॉरिटी खो दें, नो कॉन्फिडेंस आपके पास या आपके ऊपर पास हो जाए, या फिर आप किसी एक करप्शन केस में या फिर किसी भी केस में 2 साल से या उसके ऊपर का कन्विक्शन हो जाए, या किसी कंपनी की आप डायरेक्टरशिप लिए हुए हैं, या आप किसी कंपनी या किसी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में संलिप्त थे, तो आप क्वालिफिकेशन लग सकता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट तो साफ कहा, पर अभी ये जेल गए हैं। ही इज नॉट बीइंग कन्विक्टेड, ही इज गॉन टू जेल। और जेल का मतलब होता है एक तरह से कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है सवाल हुआ जाएगा। कस्टडी भी दो तरीके की होती है, एक होती है जुडिशियल कस्टडी और एक होती है पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में रखने का मतलब है कि जजेस की निगरानी में आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप रहें और सारे सवालों का सही से जवाब दें। पुलिस कस्टडी पुलिस अपने हिसाब से लेती है, और वहां पे बहुत सारे तरीके होते हैं जवाब निकालने के भी। पर फिलहाल इनको अरेस्ट किया गया है, और अभी तक हाईकोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था कोई भी रिलीफ देने से, पर सुप्रीम कोर्ट को रीच किया गया है। अब समझिएगा दो चीज, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इन इमेजेस को देखिए, मुस्कुराहट तो बनी हुई है, पर इस मुस्कुराहट के पीछे एक जेल टर्म भी दिखता है। लालू प्रसाद यादव जी फॉर्डर स्कैम में जेल में रह चुके हैं, और अच्छे अच्छे करप्शन के केस लगाने की कोशिश इनके खिलाफ भी की गई थी, और कुछ पे कन्विक्टेड भी थे। जयललिता जी डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स में जेल गई हुई हैं। चौटाला जी हैं हरियाणा के, ये भी टीचर के रिक्रूटमेंट केस में गए हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू जी हैं, जो कि बहुत सारे स्कैम में इनका नाम आया, संलिप्त थे पॉलिसी मेकिंग में भी, और इनके लिए भी जेल टर्म हुआ था। और ये है मधु कोड़ा, जो कि आपके माइनिंग में बहुत बड़े स्कैम में इनका भी कहा जाता है संलिप्त है ये। तो स्कैम ही स्कैम अगर आप देखिए चारों तरफ है, और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और जब कार्रवाई की गई तो इन्होंने एक अलग कोर्स चुना। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले की ही बात है, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके लीडर जो सीएम हैं, उनको अरेस्ट किया गया। अब जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया, उन्होंने क्या किया? रिजाइन किया, रिजाइन। अब ये सवाल उठता है कि क्या चीफ मिनिस्टर दिल्ली के रिजाइन करेंगे? रिजाइन करने का मतलब है कि वो किसी और को सीएम बनाकर जाएंगे। लालू प्रसाद यादव का किस्सा तो सबको पता ही है, नहीं पता तो सुनिएगा। ये जेल जाने वाले थे, जेल जाने से पहले इन्होंने रिजाइन किया, और अपनी वाइफ राबड़ी देवी को ये बना के जाते हैं सीएम। यही कुछ हुआ अभी झारखंड में। तो चंपाई सोरेन ने अभी अपना वापस से शपथ लिया, और वो सीएम बने हैं, जबकि जो पहले के सीएम थे वो अभी जेल में हैं। क्या यही होने वाला है? इस समय भी ये सोचना और देखना बाकी है। पर इसके पहले ये सारे स्टेट्स हैं जो आपके सामने हैं, ये सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर थे। केजरीवाल साहब एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे गंभीरता और बढ़ती है, और इनकी गंभीरता इस बात से जाहिर होती है कि आर्टिकल 239 ए और 239 ए भी संलिप्त होगा। आर्टिकल 239 ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एक बहुत अलग सा पोजीशन देता है हमारे संविधान में, और इसके हिसाब से आपका जो भी ये लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, इट इज गोइंग टू बी एडेड बाय अ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इसको चलाते हैं। पर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को सीएम और उनका जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड एंड एडवाइस करेगा। तो आर्टिकल 239 ए में अगर सीएम गायब होता दिख रहा है तो कठिनाई बनी रहेगी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कई बार चीजों को अपने हिसाब से भी करने की कोशिश करते हैं। पर आर्टिकल 239 ए बी तो और ज्यादा परेशानजनक बात है। 239 ए बी के हिसाब से अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बोला कि सर दिल्ली का जो भी गवर्नेंस है या एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वो फेल हो चुका है, और आर्टिकल 239 ए सही से नहीं लग पा रहा है, तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं अंडर आर्टिकल 239 ए बी कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दें और आप स्वयं पूरा कार्यवाही देखें, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पावरफुल हो सकते हैं। यही सेम चीज स्टेट के कंडीशन में आती है आर्टिकल 356 के तहत। जी हां, आर्टिकल 356 के तहत स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, और दिल्ली का एक अलग सा पोजीशन है आर्टिकल 239 ए बी के तहत, वहां पे भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद सारा कमांड फिर कर सकते हैं। परेशान बात होगी जरूर, चेहरे से भी दिख रहा है इनके। पर हम आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे
कि जरूर बताइएगा कि आर्टिकल 356 में सरकार क्या भंग होती है या सस्पेंड होती है। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे और आप बताएंगे आर्टिकल 239 ए और आर्टिकल 239 ए बी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। हमें वो जिक्र चाहिए कमेंट बॉक्स में, अभी तभी दिखेगा आपकी तैयारी कितनी है। और ऐसे ही मजेदार सेशंस के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। देखिए जाइए मत, 2-3 और चीज सुनते जाइए। अब आपने मन बना ही लिया हमारे साथ जुड़ने का, तो आप जाके ऐप डाउनलोड करिए। वहां पे कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और सब्सक्रिप्शन में आपको लगाना है एक कोड जिसका नाम है CMC कोड, और आपको ये सारी चीज जो आप देख रहे हैं ना मिल जाएगी, वही मिल जाएगी आपको। फ्लैट 50% ऑफ आ गया है हमारे पास, होली है और 50% ऑफ प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन भी आ चुका है। ये सब आपको सीएमसी कोड पर ही मिल पाएगा, तो सीएमसी कोड लगाएं और आप इसका आनंद ले लें। यू हैव गॉट इंग्लिश बैच एंड यू हैव गॉट हिंदी बैच। हिंदी में आपके पास लक्ष्य बैच है और इंग्लिश में आपके पास फाउंडेशन बैच है। तो आप यहाँ पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हमारे बैचेस में आपको फायदा मिलने वाला है। आपको लाइब्रेरी का एक्सेस मिल सकता है, डाउट सॉल्विंग और मॉक टेस्ट का भी आपको इसमें पूरा मिल सकता है एक्सेस। प्लस जीएस प्लस सीसैट की अगर आप बात करें तो 12 महीने का 37,000 का पड़ता है और ऑप्शनल के साथ वो मात्र 45,000 का पड़ रहा है। 18 महीने के लिए 42,000 की चीज आपको ऑप्शनल के साथ 52,000 में पड़ सकती है। तो सीएमसी कोड भी यू कैन टेक ऑल द बेनिफिट्स हियर। और आपको बता दें 2025 के लिए 27 मार्च से हमारा इंग्लिश का बैच चालू हो रहा है और 22 मार्च से हो रहा है हिंदी का बैच चालू। दोनों ही डेट आ चुकी हैं, तैयार हो जाइए। और 23 तारीख को कहाँ हैं आप लोग? एक टेस्ट हो रहा है, दे दीजिएगा। बहुत कुछ है जीतने के लिए, हारने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ आप जीत सकते हैं, लैपटॉप से लेकर अपना कॉन्फिडेंस। एंड 11 AM 5 PM इज द टाइम। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके क्लिक करके जुड़ जाइए। प्लस वी हैव गॉट द वाइडेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शंस विद अस, जो हो चुन लीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं और आपसे विनती करते हैं इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।